Hello and welcome everyone on this YouTube channel of JV's IS. So today in this session, we will be starting another topic that is India Central Asia in IR through map prelims 2023 series. Central Asia, as we all know, it is one of the most important topic in terms of India's foreign policy also because it is a part of India's extended neighborhood. Central Asia, rich in natural resources, oil. Okay, so that is why this region is important. So first of all, we'll try to understand what were the topics which were there in the newspaper last year. So सबसे पहले important topic जो है वो है काराकालपकाज residents of an unrest hit उज्बेकिस्तान प्रोविंस. इनके बारे में समझेंगे कि ये ग्रुप कौन सा है काराकालपकाज. ओके, देन India Central Asia discussion on security issues. Yes, Central Asia is important in terms of security point of view also. Clear, because सेंट्रल एशिया के थ्रू इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम है दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी. ओके, देन collective security treaty organization. So these three are some important topic with respect to your prelims 2023. So let's begin with the session. तो जो पहला आपका टॉपिक है दैट इज काराकाल पाक्स. ये रेजिडेंट है, याद रखिएगा, अनरेस्ट हिट उज्बेकिस्तान प्रोविंस. तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं. ये आप मैप देख सकते हैं. क्लियर, दिस इज द प्लेस काराकल पाकिस्तान इन उज्बेकिस्तान एरिया. क्लियर, सो दिस इज नियर टू साउथ अरल सी. क्लियर, नाउ अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेवरल पीपल्स दे किल्ड इन क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट इन उज्बेकिस्तान ऑटोनॉमस प्रोविंस ऑफ काराकल पाकिस्तान. क्लियर, अब ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? ये प्रोटेस्ट हुआ था, गवर्नमेंट का एक प्लान था जिसमें, याद रखिएगा, इस रीजन की ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था. इसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था और इसी में कुछ लोग मारे गए थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो ये काराकाल पक्ष है कौन? ये याद रखिएगा, दीज पीपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम काराकालपक पीपल, जो कि एथनिक माइनॉरिटी है उज्बेकिस्तान में. अराउंड 2 मिलियन पीपल्स. क्लियर, सो काराकलपाक ट्रांसलेट अगर हम करें तो ब्लैक हैट. क्लियर, तो ये इनका ट्रेडिशनल हेड गियर है जिससे इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है. सो कार काल पाक्स ये कंसीडर करते हैं अपने आप को, ये डिफरेंट कल्चरल ग्रुप है उज्बेकिस्तान के. क्लियर, इनकी जो टर्किक लैंग्वेज है वो कौन सी है? याद रखिएगा, काराकालपाक, जो कि क्लोजली रिलेटेड है कजाक लैंग्वेज से. एंड ये याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के 7 लैंग्वेज में से एक है. क्लियर, उज्बेकिस्तान के पब्लिक स्कूल में देयर आर 7 लैंग्वेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनमें से एक ये भी लैंग्वेज है. क्लियर, एंड इनकी ये जो सेपरेट लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज कल्चरल आइडेंटिटी इनकी शो करती है. सी, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर. क्लियर, सो इसीलिए इसी नैरेटिव में काराकाल पाक्स क्लेम करते हैं कि दैट दे शेयर अ कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद द नेबरिंग कजाक, उज्बेक एंड तुर्कमेन. क्लियर, तो ये बेसिकली कहां पर रहते हैं? याद रखिएगा, साउथ अरल सी के पास. ओके, एंड दे ऑल्सो फेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक थ्रोट कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. क्लियर, अब ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अब याद रखिएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो ये यूज करते हैं कॉटन फार्मिंग के लिए. क्लियर, नाउ इन पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से ये सारी बीमारियां हैं. दीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर कॉटन फार्मिंग, सैचुरेटेड द सराउंडिंग लैंड. क्लियर, एंड दिस वर कैरिड अक्रॉस द रीजन बाय विंड. ओके, विंड के थ्रू पूरे रीजन में ये फैल चुका है, जिसने, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो अक्रॉस एक्सपोज दी सीबेड. क्लियर, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. तो उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें, उज्बेकिस्तान याद रखिएगा सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी कंट्री है. देन उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो नेचुरल गैस. क्लियर, देन पेट्रोलियम, कोल, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम,
कॉपर एटसेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा रिसोर्सेज हैं उज्बेकिस्तान की। क्लियर एवरीवन। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि न्यूज़पेपर में थी, इंडिया सेंट्रल एशिया डिस्कशन ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। अब याद रखिएगा, addressing the first meeting of national security advisors of India and Central Asian countries। और इसमें इस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग थी उसमें इंडिया का मेन फोकस था कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया, दैट इज टेररिज्म। क्लियर। बेसिकली अफगानिस्तान को लेकर द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, एक तो टेररिज्म, देन अफगानिस्तान की सिचुएशन, एंड देन जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं लाइक INSTC, क्लियर, एंड देन सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी डायलॉग, इन सभी चीजों पर बात करनी, याद रखिएगा इसमें फोकस किया गया था। नाउ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे? पार्टिसिपेंट्स याद रखिएगा एनएसएज इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कजाकिस्तान के थे एनएसए, देन किर्गिज रिपब्लिक, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली डिस्कशंस किन चीजों पर हुआ था? तो बेसिकली याद रखिएगा डिस्कशंस जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया था पीसफुल स्टेबल सिक्योर अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान नेबरिंग रीजन है, नेबरिंग कंट्री है सेंट्रल एशिया का। क्लियर, गेटवे है सेंट्रल एशिया का। क्लियर। सो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि जो टेरिटरी है अफगानिस्तान की, दिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग, या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को पनाह नहीं दी जाएगी। क्लियर। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखिएगा आउटकम था, दैट इज कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शन। जितने भी ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा है, टेररिस्ट प्रोपेगेंडा, ओके, रिक्रूटमेंट, फंड जो रेज होते हैं टेररिस्ट के लिए, इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पूरे सेंट्रल एशिया रीजन पर। ओके, इसीलिए इन सभी चीजों के अगेंस्ट में पूरे सेंट्रल एशिया, इंडिया, सभी को एक कलेक्टिव एक्शन लाना पड़ेगा। तो जो मिसयूज किया जा रहा है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्म्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट प्रॉक्सीज का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, साइबर स्पेस का जो यूज होता है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, क्लियर, ये कुछ न्यू चैलेंजेस हैं याद रखिएगा जिन्हें हमें काउंटर करना होगा और जिसके लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप ये देख सकते हैं सेंट्रल एशिया का मैप। सेंट्रल एशिया का मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है जहां पर रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, दिस रीजन which stretches from Caspian Sea, this region is stretches from Caspian Sea in the west and in the east to China। ईस्ट में कौन है? चाइना। क्लियर। so west Caspian Sea, east China। clear everyone। and then Mongolia भी ईस्ट में है, ईस्ट Mongolia also। clear। and then अफगानिस्तान एंड ईरान, ये दोनों साउथ में, अफगानिस्तान एंड ईरान इन द साउथ। क्लियर एवरीवन। एंड देन नॉर्थ में कौन है? रशिया, नॉर्थ रशिया। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये चीजें ध्यान रखिए। तो दिस रीजन, दिस सेंट्रल एशियन रीजन, इट कंसिस्ट फॉर्मर यूएसएसआर नेशंस लाइक कजाकिस्तान, ओके, उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा याद रखिएगा नेशन है पूरे सेंट्रल एशिया में। क्लियर एवरीवन। देन उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ओके, ये कुछ नेशन है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा नेशन है। क्लियर। तो अब एक चीज याद रखिए, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? दीज आर 5 स्थान्स, क्योंकि हर, याद रखिए, नेशन में एक कॉमन चीज है, स्थान। क्लियर। दैट मींस द कंट्रीज जनरली कंसीडर टू बी विद इन द रीजन ऑफ ऑल हैव सेम नेम्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। इसीलिए स्थान का मतलब होता है इंग्लिश में लैंड ऑफ, लैंड ऑफ। क्लियर एवरीवन। सो नाउ अब बेसिकली सेंट्रल एशिया काफी इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज सिंस एंशिएंट टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट, सिल्क रोड का पार्ट है। दैट इज व्हाई इट हैज एक्टेड एज ए क्रॉस रोड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल। क्लियर एवरीवन। मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ आइडियाज बिटवीन यूरोप, वेस्टर्न एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। क्लियर। तो सिल्क रोड जो है वो कनेक्ट करती है मुस्लिम लैंड्स को विद द पीपल ऑफ यूरोप, इंडिया एंड चाइना। क्लियर एवरीवन। अब ये एक ऐसा रीजन है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्राइबल कल्चर,
बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्लियर एवरीवन? तो ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रीजन में कुछ मेजर रिवर्स हैं, सो लेट्स हैव अ लुक। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? तो मेजर रिवर्स याद रखिएगा, अमू दरिया रिवर, ये आप देख सकते हैं। देन आप देख सकते हैं कि अमू दरिया के साथ साथ सिर दरिया रिवर है। देन इर्तीश रिवर है, नॉर्थ में आप देख सकते हैं नियर अल्ताई माउंटेन्स। क्लियर एवरीवन? देन हरल रिवर है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, याद रखिएगा इस रीजन में। क्लियर? अब मेजर वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं सेंट्रल एशिया में? सबसे इंपॉर्टेंट है अरल सी। ओके, देन लेक बालखाश, ये आप देख सकते हैं, दो काफी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं। क्लियर? बिकॉज बोथ ऑफ दीज बॉडीज, these are part of huge west central asian, ओके, ये वेस्ट सेंट्रल एशियन में आते हैं वाटर बॉडीज। क्लियर? नाउ अब ये जो याद रखिए, जो सेंट्रल एशिया की ज्योग्राफी है, दिस इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो। क्लियर एवरीवन? तो ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ज्योग्राफी है। ओके, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली सेंट्रल एशिया को मिडिल एशिया भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडिल एशिया, एंड दिस इज अ रीजन ऑफ एशिया विच स्ट्रेचेस फ्रॉम कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू द वेस्टर्न चाइना एंड मंगोलिया इन द ईस्ट, Afghanistan and Iran south and Russia in the north. This much is clear to all of you. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखिएगा, पहले याद रखिए सेंट्रल एशिया को कहा जाता था, हिस्टोरिक नेम जो है इसको तुर्किस्तान कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज तुरान, इसको तुरान भी कहा जाता था। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? नाउ तो सेंट्रल एशिया क्या है? ये लैंडलॉक रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट लैंडलॉक रीजन विच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ एशिया। क्लियर? सेंट्रल एशिया कंपोज्ड ऑफ 5 पोस्ट सोवियत कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। So the countries are also known as five stan because of same ending in their names. So north में रशिया, south में ईरान, अफगानिस्तान, and then China and Mongolia in the east. This much is clear to all of you. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की। क्लियर एवरीवन? अब इसके अलावा इंडिया और सेंट्रल एशिया के कुछ याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी है। कौन सी? ये भी बता देता हूं, कुछ फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट। खंजर, खंजर इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, खंजर, सो खंजर इज एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर? बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, किसके बीच में है? इंडिया एंड किर्गिस्तान। क्लियर एवरीवन? दूसरी एक्सरसाइज है खजिंद, खजिंद, खजिंद एनुअल एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड कजाकिस्तान। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। तो बेसिकली दिस रीजन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ओके, अल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, all these things. Now this Central Asia has huge cultivable areas also, okay, जो कि ऐसे ही खाली पड़े हैं, स्टेपी ग्रासलैंड है। क्लियर? तो इसीलिए ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है ये रीजन, वहां पर इंडिया कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, ये सारी चीजें करवा सकता है। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस टर्म्स में भी है, फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में भी। क्लियर एवरीवन? देन अब एक डायलॉग काफी इंपॉर्टेंट है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ये कुछ इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये एक मिनिस्टीरियल लेवल डायलॉग है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्लियर? नाउ ऑल दीज 5 सेंट्रल एशियन नेशंस, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, याद रखिएगा, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991। क्लियर? सो ऑल दीज कंट्रीज, इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। समझ में आ रहा है? एंड दे आर ऑल्सो members of SCO, Shanghai Cooperation Organization. Clear everyone? Now ये जो डायलॉग है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इसका मेन फोकस है जो भी इश्यूज हैं, क्लियर, जो भी इश्यूज आ रहे हैं सेंट्रल एशिया रीजन में, इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में जो इश्यूज हैं, एंड किस तरीके से कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से
अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए, इन सभी चीजों पर इस डायलॉग का फोकस होता है। क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच इज बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, दैट इज तापी पाइपलाइन। क्लियर एवरीवन? अब तापी पाइपलाइन, अब ध्यान रखिएगा, दैट इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन, एंड दिस इज बैक्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसको सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था मिड 1990s में। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली कहानी ये थी कि जब सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स कर जाता है तो काफी सारे अटेम्प्ट लिए बनाए गए थे कि जो ये न्यूली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इंडिया ने काफी ज्यादा रीच आउट किया था इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कि किस तरीके से कनेक्टिविटी फॉर्म की जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे मेजर इशू है इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने का। क्लियर? क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो 1991 से 1991 टू 1996 पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, एंड देन अफगानिस्तान वाज इन्वॉल्वड इन सिविल वॉर। समझ में आ रहा है? तालिबान और अफगान गवर्नमेंट का सिविल वॉर चल रहा था। क्लियर? तो इसलिए याद रखिएगा, इसीलिए उस समय इंडिया काफी ज्यादा याद रखिए कि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड इसीलिए धीरे धीरे आप देखेंगे फाइनली एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है तापी गैस पाइपलाइन। क्लियर? विच हैज लॉन्ग बीन डिस्कस्ड। क्लियर? तो अब याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही केप्ट अप द एफर्ट एंड ही विजिटेड ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। पीएम ने जितनी भी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 2015 में विजिट किया था, और जिसका याद रखिएगा आउटकम क्या निकला, याद रखिएगा जिसका आउटकम ये था कि इस प्रोजेक्ट पर हमें काम करना शुरू करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अब याद रखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली सबसे पहली बार 1990s में प्रपोज किया गया था। ओके, एंड ऑल 4 एक्टर्स ऑफिशियली साइंड इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट इन 2010, और 2010 में याद रखिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया था तापी पाइपलाइन पर। तो बेसिकली पीएम मोदी ने 2015 में जब जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं वहां पर विजिट किया, एंड देन तब बात चल रही थी, किस चीज के लिए बात चल रही थी? सेंट्रल एशिया डायलॉग के लिए। क्लियर? सो तापी पाइपलाइन को याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीस पाइपलाइन। ओके, दिस इज अराउंड 1814 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो ओरिजिनेट्स होगी तुर्कमेनिस्तान से, then it will pass through Afghanistan, then Pakistan, and then it will reach India. क्लियर एवरीवन? इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो तुर्कमेनिस्तान के गैस रिजर्व हैं, ओके, वो सप्लाई किए जाए नेबरिंग कंट्रीज को, जिससे नेचुरल गैस को प्रमोट भी किया जाएगा और एनर्जी सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो भी इंप्रूव होगी। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय तापी पाइपलाइन कम्युनिटी। ओके, बेसिकली तापी पाइपलाइन कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, एंड याद रखिएगा दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 4 इंडिविजुअल स्टेट ओन गैस कंपनीज। चारों देशों के गैस कंपनीज ने इसको बनाया है। दैट मींस तुर्कमेनगाज तुर्कमेनिस्तान की कंपनी, अफगान गैस अफगानिस्तान के, इंटर स्टेट गैस सर्विस पाकिस्तान, एंड गेल, ओके, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इंडियन ऑयल। ओके, इन्होंने याद रखिए मिलकर कोलैबोरेट किया इसमें, एंड दीज 4 कंट्रीज इन्होंने एक साइन किया इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट एंड गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क दिसंबर 2010 में, ताकि इस पाइपलाइन को डेवलप किया जाए। क्लियर? सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान। कौन सी फील्ड है? गैल्किनिश गैस फील्ड। समझ में आ रहा है? एंड देन अफगानिस्तान के थ्रू आप देख सकते हैं हेरात रीजन, इन सब के थ्रू एंटर करेगी पाकिस्तान में। क्लियर? एंड देन इंडिया में फजिल्का में। क्लियर? तो ये कुछ मैप है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वॉज देयर इन द न्यूज़पेपर, अब याद रखिएगा कौन सा है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्लियर? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट ये है कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, याद रखिएगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की। ओके, जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहा था कंट्री में, क्योंकि उन्हें मैनेज करना था इस प्रोटेस्ट को। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मॉस्को, दैट इज रशिया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 6 देशों की। क्लियर? कब बनी थी? 2002 में। क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज स्टार्टेड, it started storming into
कजाकिस्तान, क्लियर, टू कर्ब द प्रोटेस्ट, जो कि एग्जिस्टेंस रिजीम के लिए खतरा था उस समय, ओके। और ये कब से खतरा था, ये प्रोटेस्ट याद रखिएगा, जब से ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी तभी से कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, जिसको साइन किया गया था 15 मई 1992 में, और काम कब से करना शुरू किया, याद रखिएगा 2002 से। दैट इज वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ताशकेंट पैक्ट और ताशकेंट ट्रीटी। मेंबर्स कौन कौन है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड तजिकिस्तान। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल छाबहार पोर्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है बिटवीन इंडिया एंड ईरान। बट चाबहार पोर्ट कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट्रल एशिया से भी, और अफगानिस्तान में भी एक्सेस देता है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चाबहार पोर्ट की, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका हिस्ट्री बता देता हूं। चाबहार पोर्ट ये एक सी पोर्ट है which is located in the southeastern of Iran, clear, in the Gulf of Oman। कहां पर है ये, Gulf of Oman, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर एवरीवन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज, और दूसरी साइड है, याद रखिए, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, जो चाइना ने बनवाया, क्लियर। अब थोड़ा अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं चाबहार पोर्ट की, the development of this port was first proposed in 1973। इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहली बार प्रपोजल 1973 में रखा गया था, जो कि लास्ट रूलर थे ईरान के। रूलर को क्या कहा जाता था ईरान में, शाह, लास्ट शाह ऑफ ईरान, क्लियर एवरीवन। नाउ अब ये जो लास्ट शाह थे ईरान के, याद रखिएगा, तो इस पोर्ट को बनाने की बात चल रही थी। तो अब इसी टाइम में याद रखिएगा कि धीरे धीरे लास्ट शाह कौन थे ईरान के, मोहम्मद रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी, क्लियर। तो अब बेसिकली हुआ ये था कि काफी ज्यादा उस समय ईरान के रिलेशंस काफी अच्छे थे, याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, क्लियर। बट दिस प्रोजेक्ट वाज डिलेड ड्यू टू इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, जिसको हम इरानियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, इरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979, क्लियर। एंड देन उसी के बाद अब इरानियन रेवोल्यूशन हो गया, तो जो मोनार्की थी वो तो खत्म हो गई, क्लियर। तो जो फर्स्ट पेज है पोर्ट का, कब ओपन हुआ था, 1983 में। चाबहार पोर्ट का फर्स्ट फेज जो है, इट वाज ओपन्ड इन 1983। 1983 में कैसे, अगर आपको ध्यान हो तो ईरान और इराक वॉर चल रहा था, ईरान इराक वॉर, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली 1983 में इस पोर्ट को खोला गया। रीजन ये था कि चाबहार पोर्ट को एक सब्स्टिट्यूट उस समय बनाया गया था। डर ये था कि कहीं पर्शियन गल्फ में जो पोर्ट्स हैं उन पर कहीं इराकी एयरफोर्स हमला ना करे, क्लियर। तो इसीलिए याद रखिएगा इस पोर्ट को उस समय ओपन किया गया था, क्लियर। तो अब आज हम देखें, अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं चाबहार पोर्ट की, दिस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान, एंड दिस इज द ओनली इरानियन पोर्ट जिसका डायरेक्ट एक्सेस है ओशन के साथ, क्लियर। इट इज लोकेटेड इन सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, इट इज नियर बाय बलूचिस्तान, ओके, जो कि एनर्जी रिच है, ईरान सदर्न कोस्ट। देन चाबहार पोर्ट ये गेटवे है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है इंडिया के लिए, ओके, ईरान, अफगानिस्तान, इन सभी के लिए। तो बेसिकली चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान with Central Asian countries. So this port is located on the Gulf of Oman and it is only 72 kilometer away from Gwadar port, जिसको किसने बनाया, चाइना, क्लियर। सो इट इज द ओनली इरानियन पोर्ट जिसका डायरेक्ट एक्सेस है इंडियन ओशन रीजन में, ओके। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट टू सेपरेट पोर्ट्स, दो और पोर्ट्स हैं जिसका नाम है शाहिद बेहस्ती एंड शाहिद कलंतारी, क्लियर। सो अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया, इन्होंने एक ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया है, किसको, चाबहार पोर्ट को डेवलप करवाने के लिए, क्लियर,
कि इसको एक ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। कब साइन हुआ था? 2016 में ये प्रोजेक्ट साइन किया गया था। क्लियर एवरीवन? तो बट इंडिया की साइड से काफी ज्यादा डिले भी हुआ है इस प्रोजेक्ट में। क्लियर? अब इंडिया के लिए ये चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया के टर्म्स में अगर हम देखें, दिस पोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इट विल काउंटर चाइनीज इंफ्लुएंस, काउंटरिंग चाइना, जो ग्वादर पोर्ट है। क्लियर? एंड ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का भी पार्ट हो सकता है, इंडिया की जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। क्लियर? दिस विल ऑल्सो हेल्प अफगानिस्तान, इसके थ्रू इंडिया अफगानिस्तान से भी ट्रेड कर सकता है। इंडिया कैन एक्सेस सेंट्रल एशिया ऑल्सो थ्रू दिस पोर्ट। So this port is very important. This much is clear to all of you. Now another project which is there, okay, that is INSTC, International North to South Transport Corridor. अब ये जो कॉरिडोर है, ये जो प्रोजेक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है। अगर हम एक स्टैंडर्ड रूट देखते हैं, इंडिया से अगर हमें रशिया से ट्रेड करनी है, तो स्टैंडर्ड रूट क्या है कि मुंबई से जाएगा, देन याद रखिए रेड सी के थ्रू मेडिटेरेनियन सी में एंटर करेगा, देन नॉर्थ सी, देन बाल्टिक सी, एंड देन यहां पहुंचेगा सेंट पीटर्सबर्ग। इट विल टेक टाइम, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, देन कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। बट अगर हम इस कॉरिडोर के थ्रू ट्रेड करते हैं, मुंबई, देन ईरान, देन अजरबैजान, देन अस्त्रखान, देन मॉस्को, एंड देन सेंट पीटर्सबर्ग। क्लियर? तो इससे टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। क्लियर? नाउ सो इट इज a multi-modal transportation which was established on 12 September 2000। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में। क्लियर? किसने स्टैब्लिश किया? ईरान, रशिया एंड इंडिया, इन तीनों ने ये साइन किया कि क्यों ना प्रमोट किया जाए ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। क्लियर? और इन तीन के साथ साथ याद रखिएगा, INSTC was expanded to include न्यू मेंबर्स ऑल्सो, 11 न्यू मेंबर्स। कौन कौन से? अजरबैजान, आर्मेनिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ टर्की, रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, देन बुल्गारिया ऑब्जर्वर स्टेटस। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। समझ में आ रहा है? तो मेंबरशिप को एक्सपेंड किया गया। तो इसका मेन विजन क्या है? याद रखिएगा, 70 to 100 किलोमीटर का मल्टी मोड नेटवर्क बनाना है, शिप, रेल एंड रोड रूट क्रिएट करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिससे जो कैरेज कॉस्ट होगी इंडिया एंड रशिया के बीच में, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, अराउंड 30% तक गिरावट आएगी। एंड इससे ट्रांजिट टाइम जो लगता है वो भी कम हो जाएगा। अभी जैसे स्टैंडर्ड रूट से कितना लगता है? अराउंड 40 डेज, इससे कितना लगेगा? अराउंड 20 डेज। क्लियर? So this corridor connects Indian Ocean and Persian Gulf to Caspian Sea also। अब आपसे ज्योग्राफी मैपिंग में पूछ सकता है दैट ट्रांसपोर्ट, ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, दिस कनेक्ट्स इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी। कैसे? कौन से रूट से कनेक्ट करता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के थ्रू, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्थ यूरोप वाया रशियन फेडरेशन। तो इससे भी हम याद रखें नॉर्थ यूरोप में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपको ये कुछ सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम क्वेश्चंस। तो कुछ आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है INSTC टेंड्स टू कनेक्ट इंडियन ओशन टू कैस्पियन सी। INSTC, second statement, agreement has been ratified by Russia and Ukraine both. Third, it will help to counter BRI of China. Yes, so all these statements are correct. That means option D is the right answer. Clear? Now, अब ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है एंड दिस एग्रीमेंट हैज बीन रेटिफाइड बाय 13 कंट्रीज। क्लियर? तो इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था। क्लियर? Then another question with respect to Chabahar port. What is the importance of Chabahar port to India? First statement, India can bypass Pakistan in transporting goods to Afghanistan using sea land route.
Okay, it will counter Chinese presence in Arabian Sea at Pakistan Jiwani's port. This statement is wrong. Pakistan's Gwadar port. Clear? So only one. That means option A is the right answer. Next question with respect to Chabahar port only. Now consider the following statements about Chabahar port. This question is related to geography, geography mapping. Clear? So Chabahar port lies on Gulf of Aden. अभी मैंने आपको बताया था Gulf of Oman. Second, Chabahar port is located on Makran coast. That is correct. That means option B is the right answer. Clear everyone? So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Okay? और आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी. So all the very best. Thank you so much.